once again in the 14th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। चलिए हम लोग जो ग्रामर सेक्शन की सिलसिले को स्टार्ट किए हुए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक न्यू चैप्टर आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर है। आज मैं इस चैप्टर को आपके समक्ष आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट में आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, है ना। आप जब नाउन प्रोनाउन पढ़े तो आपको एक बात पता चल गया था कि नाउन एंड प्रोनाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। इतना तो बात क्लियर पता था कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट का रोल अदा करेगा। इट मींस जब आप नाउन एंड प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप स्ट्रक्चरल टर्म पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्लेसमेंट देन ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट। ये नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। बाद बाकी इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन फ्रेज भी होता, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकते हैं, वर्बल टर्म हो सकता है, फ्रेजल वर्ब आ सकता है, वो तो बाद की चीजें हैं। बट एक जो कॉम्बिनेशन है, जो अरेंजमेंट है सेंटेंस की, वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ है। तो इतना बात पता चला कि इस सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो उसी एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए ये सिंटैक्स, इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। ग्रामर बुक्स में सिंटैक्स भी लिखा होता है। समझते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या अग्रीमेंट है। तो आप सिंपल ये समझ पा रहे होंगे कि जब चीजें टोटली क्लियर है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट, है ना। यानी जिस प्रकार से आप सब्जेक्ट लेंगे उसी प्रकार आप वर्ब को प्रेफर करेंगे। यही तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो आप कह सकते हैं एन अग्रीमेंट बिटवीन, या फिर इसे आप ऐसे लिखो, द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब is called subject verb agreement। यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच जो एक अग्रीमेंट होती है, जो एक समझौता होता है कि मैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हूं तो अपने पास सिंगुलर वर्ब को ही प्रेफर करूंगा, अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट हूं तो फिर प्लूरल वर्ब आएंगे। इसी एग्रीमेंट यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का करेक्ट मोड में यूज होना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। गॉट द पॉइंट। स्टार्ट करते हैं रूल के साथ। सिंपल सा बात है। आज मैं नॉर्मली ये बात कह दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बात करते हैं सिंगुलर वर्ब की। तो आप सिंगुलर वर्ब में क्या यूज कर सकते हैं, इज, वॉज, हैज। जब आप कोई भी मेन वर्ब में जब आप एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। किसी भी मेन वर्ब में जब एस का प्लेसमेंट रखते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। बात करें प्लूरल वर्ब की तो आप इस प्लेस पे आर ले सकते हो, वर ले सकते हैं, हैव ले सकते हैं, एंड ओनली मेन वर्ब यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात क्लियर हो गया। यानी इज, वॉज, हैज और मेन वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होता है। बट आप ये देख रहे हैं आर, वर, हैव, है ना, और मेन वर्ब ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब है। बात करें एम की तो एम किसके साथ प्रेफर्ड है, आई के साथ। तो आई के साथ वॉज भी तो लगाते हैं आप। इस तरह से ये तो एक्सेप्शन है। अगर बात करें हैड की तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने यहां नहीं लिखा, बाद बाकी इन चीजों को मैंने समझाया। और देखेंगे इन टर्म का यूसेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कैटेगरी में। तो स्टार्ट करते हैं। आपने ये देख लिया सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। इसी तरह से अगर आप पॉइंट करें सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट का, तो आई के साथ आप हैव
हैव लेते हैं, है ना, फिर आप यहां पे एम भी लेते, वॉज भी लेते, हैज नहीं लेते। तो ये एक्सेप्शन को छोड़ करके, इस एक्सेप्शन को छोड़ करके मैं ये बता दूं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें, ही शी इट दे, सॉरी नेम एनी नेम, ये कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर बात करें यू वी दे, नेम एंड नेम, जब दो नाम आपस में आप जोड़ देते हैं तो ये कैसा सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपने देख लिया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। इससे पहले आपने देखा था सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन प्लूरल वर्ब के साथ। गॉट द पॉइंट। आइए ये नॉर्मल टर्म है, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। ये तो क्लियर है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यू एंड आई हैज ऑब्लिक हैव डन दिस टास्क, डन दिस टास्क, अगर मैं ये लाइन लिखूं तो आपको इतना पता है कि सेंटेंस जुड़ा हुआ है यू एंड आई से। एक सब्जेक्ट तो रहा नहीं, एक से ज्यादा हो गया, और वैसे भी यू के अकॉर्डिंग हैज तो प्रेफर होगा नहीं, तो किसे प्रेफर करेंगे आप, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर आप ऐसे लिखते प्रियंका इज ऑब्लिक आर डांसिंग, डांसिंग ऑन द स्टेज, क्लियर है। तो समझिए मैंने यहां प्रियंका लिया और प्रियंका किसी का नाम है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी आप किसे लेंगे, इज या आर। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर है, इसमें ज्यादा स्ट्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आते हैं जो मेन रूल है, जो आपके स्क्रीन पर भी नजर आएगा इसी टर्म के, इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के संदर्भ में। क्लियर बात है, समझ में आ गया। आइए तो रूल नंबर ये कह रहा है, रूल नंबर ये है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर, आपके स्क्रीन पे ये रूल दिख रहा होगा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद, कुछ शब्द हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, इन टर्म्स को याद रखना जरूरी है। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से है, फर्स्ट है एज वेल एज, नेक्स्ट टुगेदर विद, अलोंग विद, गाइडेड बाय, गवर्न्ड बाय, हेडेड बाय, accompanied by, rather than, besides, except, like, unlike, इन शब्दों का प्रयोग जब सेंटेंस में होती है ना, तो आपको प्रिफरेंसेस फर्स्ट सब्जेक्ट को देना होता है। जब इन शब्दों का प्रयोग, जब इन टर्म्स का प्रयोग किसमें होती है, सब्जेक्ट के, सॉरी सेंटेंस को जोड़ने के रूप में, तब प्रिफरेंस आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को देना है। तो स्क्रीन पे ये रूल मेंशन है, if two subjects are joined with these phrases, give the value to the first subject used in the sentences। जिस सेंटेंस में जो शब्द जुड़े हुए हैं, है ना, उस सेंटेंस के जो पहले सब्जेक्ट होंगे उसे हमें प्रेफरेंस देना है वर्ब को लेने के लिए। बात समझ में आ गया, ये बातें क्लियर हो रही है। तो चलिए इस प्रकार इस रूल से जो टोटल एग्जांपल्स है, मैंने प्रयास किया कि शायद आपके ये रूल क्लियर हो जाए, और मैक्सिमम मैंने 5-7 एग्जाम्पल रखने का प्रयास किया है। तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। क्लियर है। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसे डील कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी रादर देन हर फ्रेंड्स, सी रादर देन हर फ्रेंड्स आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ये टोटल 4 पार्ट है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस का आंसर हम किस पार्ट में देंगे, कौन से पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस का जुड़ाव आप देख पा रहे होंगे, सी रादर देन, क्या लिखा हुआ है, सी रादर देन हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स किससे जुड़ा हुआ है सेंटेंस, रादर देन से। तो रादर देन के साथ 2 सब्जेक्ट है, एक सी और दूसरा हर फ्रेंड। तो आपको प्रेफरेंसेस किस सब्जेक्ट को देना है, यानी प्रथम सब्जेक्ट को, पहले सब्जेक्ट को प्रेफरेंसेस देना है। सी के अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फ्रेंड्स के बाद आर रखा हुआ है, यानी सी के अकॉर्डिंग आर होगा या सी के अकॉर्डिंग आप इज लेंगे,
तो आर वाली ऑप्शन गलत है, इज करेक्ट होगा, यानी पार्ट बी इसका एरर वाली पार्ट हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, बहुत इजी है, बस इस रूल को मैंने क्लियर करने के लिए आपके समक्ष ये सारे एग्जाम्पल लेकर के आया। मोहित टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स, समझिए इस लाइन लिखी हुई है, मोहित टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स आर कमिंग टू इनागुरेट द फंक्शन। तो सिंपल बात है, मोहित टुगेदर विद से जुड़ा हुआ है, फिर बाद में लिखा हिज फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होगी, मोहित के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। इट मींस आर को रिप्लेस करेंगे इज से, तो यानी सेकंड पार्ट बी में एरर है इनकी, आर हटा के इज का प्लेस रखें। गॉट द पॉइंट। यानी एग्जांपल नंबर 2 में इज को प्रेफर, इज एंड आर है, आर रॉन्ग हो जाएगा, इज करेक्ट ऑप्शन होगी, यानी पार्ट बी में एरर है। एग्जांपल नंबर 3, द प्रिंसिपल विद हिज ऑल स्टाफ्स, द प्रिंसिपल विद हिज ऑल स्टाफ्स, किससे जुड़ी हुई है टर्म, विद से, यानी वर्ब जो होगा वो सिंपली आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो जब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेंगे, इसलिए वॉज जो प्रेजेंट लिखा हुआ है उस प्लेस, वर्ब प्रेजेंट अगर होता तो गलत होता, वॉज प्रेजेंट है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है, यानी थर्ड नंबर सेंटेंस नो एरर, पार्ट डी हो जाएंगे। क्लियर हो गया थर्ड नंबर। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो आपके सेंटेंस में ऑफ इंडिया के बाद हैव रखा हुआ है, यानी हैव हटा करके हैज लेंगे, तो सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए, द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टेकन स्टेप्स टू कॉम्बैट कोविड-19। बात समझ में आ गया कि सरकार के साथ साथ देशवासी भी स्टेप ले चुके हैं कि हमें कोविड से कैसे बचाव करनी है, यानी उसे कैसे हराना है। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर समझ में आ गया, हैव ना होकर के हैज लेंगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 4, सलमान accompanied by his bodyguards, ऑब्वियसली आपके रूल में लिखा हुआ है accompanied by, rather than, guided by, headed by, अगर इन शब्द किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में सलमान accompanied by his bodyguards का मतलब हो गया कि सलमान के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स, मतलब accompanied का मतलब होता है घिरा हुआ, तो सलमान उसके इर्द गिर्द जो उनके बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक होते हैं वो आ रहे हैं कहां पे, द सलमान accompanied by his bodyguards are coming to the Kapil Sharma show to promote the movie भारत मूवी को प्रमोट करने के लिए सलमान और उसके बॉडीगार्ड्स कपिल शर्मा शो आ रहे हैं, तो मूवी का प्रमोशन कौन करेगा, उसका बॉडीगार्ड या सलमान, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, सलमान को, चूंकि सेंटेंस accompanied by से जुड़ा हुआ है और जो लीड रोल निभाता है ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब के प्रेफरेंसेस को दे रहे हैं। सपोज करिए द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फ्लैग होस्टिंग, तो समझिए झंडोत्तोलन के लिए तो सब जा रहे हैं, लेकिन झंडोत्तोलन कौन करेंगे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना सब्जेक्ट वर्ब लेंगे, तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आर कमिंग के बदले इज कमिंग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, यानी पार्ट बी में इसका एरर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द स्टूडेंट्स अलोंग विद, दिमाग में आ गई बात कि सेंटेंस अलोंग विद से जुड़ा हुआ है और अलोंग विद से पहले जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब लेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो स्टूडेंट्स रखा हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब। बात समझ में आ गया। इस तरह से देयर वाज प्लेइंग के जगह पे आप वर प्लेइंग लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। पार्ट बी में ही शायद इसके एरर है, पार्ट बी। ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। द अकाउंटेंट रादर देन, बात ये तुरंत आना चाहिए दिमाग में कि अभी पढ़ा है रादर देन से सेंटेंस जुड़ रहा है, क्लियर है। तो द अकाउंटेंट रादर देन हिज कलीग हैव डन ऑल दैट which caused a lot of damage in the factory या in that company। तो सिंपल सा बात है कि अकाउंटेंट और कलीग ने जो किया इसके लिए फैक्ट्री को बहुत बड़ी लॉस सहनी पड़ी,
तो अकाउंटेंट के साथ साथ कलीग की भी बात है, यानी अकाउंटेंट जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग हैव नहीं लेंगे, हैज लेंगे। पार्ट बी में हैव को हटा करके हैज रखें। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम इन आवर सिटीज। ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, साथ साथ लिटरिंग की जो समस्या है, जहां तहां कचड़े जो फेंक देते हैं उससे जो वायरस एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है। तो कह रहा है कि द पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, टुगेदर विद से सेंटेंस जुड़ी हुई है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। अगर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो आर कॉजिंग ना होकर के इज कॉजिंग होगा। सिंपल सा बात है, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात होती है तो वर्ब पे फोकसिंग नॉट होगा एंड सब्जेक्ट पे फोकसिंग नॉट होगी। बात समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द डॉक्टर विद हिज 2 daughters, द डॉक्टर विद हिज 2 daughters were unable to find the reason behind his son's sudden demise. Demise का मतलब होता है डेथ। तो the doctor with his 2 daughters were unable to, the doctor with his 2 daughters, वर्ब किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर के अकॉर्डिंग। यानी आप इस वर्ब को अगर आप रखेंगे तो वर्ब के स्थान पर आप was रखें, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 10, माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर, कुछ नहीं सोच रहा है, सेंटेंस अनलाइक से है, अनलाइक के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग आप वर्ब क्या लेंगे? विशेस। सही है, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल नंबर 10 जो रखा हुआ है इसमें माई सिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो अगर आप माई सिस्टर कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। आप वर्ब की अगर बात करेंगे तो विश ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, और जब आप विशेस का यूज करेंगे तो विशेस करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा ना। किसी भी वर्ब में जब आप एस और ईएस लगाते तो वो सिंगुलर बनता, बट किसी नाउन में जब आप एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल टर्म बनता है। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है द एक्ट्रेस अलोंग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। सिंपल सा बात है, द एक्टर अलोंग विद से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। आगे क्या रखा हुआ है? अलोंग विद से पहले क्या रखा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। तो कैसा सब्जेक्ट है? एक्ट्रेस सिंगुलर टर्म, अलोंग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स हैज बीन इनवाइटेड या हैव बीन इनवाइटेड। तो चूंकि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, तो आप हैज बीन इनवाइटेड रखेंगे। इस प्रकार सेंटेंस 11 जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस रूल, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लियर पढ़ेंगे, सेंटेंस को क्लियरली पढ़ने का प्रयास करेंगे। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर ऑफ द कमिटी हैव एप्रिसिएटेड हिज एक्सीलेंट प्लान टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द विलेज। नॉर्मल बात है, द प्रेसिडेंट के बाद आपने क्या रखा? लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 में आपने सेंटेंस को किससे जोड़ने का प्रयास किया है? प्रेसिडेंट। अगर आप बात करें द प्रेसिडेंट का, तो इस प्रेसिडेंट के बाद आपने रखा एज वेल एज, ये पॉइंट ही रखा आपने, एज वेल एज। तो सेंटेंस में अगर एज वेल एज, रादर देन, टुगेदर विद, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, गवर्न्ड बाय, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, along with, in addition to, इन शब्द से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब की प्रेफरेंसेस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे। तो द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आपने रखा है, आगे वर्ब आप देखेंगे एज वेल एज द मेंबर ऑफ द कमिटी हैव एप्रिसिएटेड। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग हैव एप्रिसिएटेड तो गलत है ना, इसलिए पार्ट बी में हैज एप्रिसिएटेड करना करेक्ट होगा। यानी पार्ट बी में इस सेंटेंस का एरर था। तो शायद आपको ये टोटल 11-12 एग्जाम्पल से ये रूल टोटली क्लियर हुआ होगा, और अब आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। जितनी आप सीखते हैं, जितना आप उत्सुकता रखते हैं सीखने का, ज्ञान बढ़ते जाता है। द मोर यू लर्न
द मोर यू गेन। जितनी पढ़ेंगे उतना ज्यादा उस सेक्शंस क्लियर होते जाएंगे, वो सेक्शन पूरी तरह क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और सारे रूल से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।